गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, क्लासें थोड़ी सी ड्रॉप चल रही है मेरे भाई, उसके लिए देखो सॉरी है मेरे भाई। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़े दिन की बात है मेरे भाई, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। देखो आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर पूरा होने को है, लेकिन कुछ चीजें थी जो रह रही थी अभी हमें। आज जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो उससे पहले आप एक बार बता देंगे एक बार सभी कैसे हैं। एक बार सभी बता देंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं बता देंगे एक बार। हाँ, स्टार्ट करेंगे मेरे भाई आज की क्लास। और आज देखो हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे निषेचन। देखो हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, निषेचन। निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इस फर्टिलाइजेशन में मेरे भाई एक तो मादा, मादा का क्या होता है अंडाणु, और जो नर होता है उसका क्या होता है शुक्राणु। जो नर, नर का मतलब क्या भाई शुक्राणु, और मादा का अंडाणु। जब ये दोनों जुड़ेंगे, इन दोनों के जुड़ने को, इन दोनों के संलयन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। एक बात और थी जो मैं तुम्हें नोट डलवा कर लिखा दूंगा, कि जो गर्भाशय होता है ना मेरे भाई, क्या होता है मांसपेशी, मतलब उसमें क्या होती है, बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं। क्या होती है, मांसपेशियां होती है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से रजोधर्म होता है, किस तरीके से ऋतुस्राव होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। बताएंगे एक बार सभी कैसे हैं, सभी कैसे हैं मेरे भाई एक बार बता देंगे सभी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, देखो उस दिन मैंने क्वेश्चन भी करा दिए थे आपको, है ना। ये वाले क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, नहीं करे होंगे तो आप कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना। मैं अभी 3 क्वेश्चन का सिलसिला मैं बंद करूंगा, क्योंकि आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये कंटिन्यू चलने देने चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अभी इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं भी अपना, है बताओ, है कि नहीं। चलो हाँ तो बता देंगे मेरे भाई जिसको, हाँ तो बताएंगे, ऐसा नहीं है। चलो लिखेंगे अब, को हटा रहा हूं भाई मैंने नहीं लिखे थे लिख लेंगे, ठीक है। नहीं लिखे थे लिख लेंगे। ये सारे वो प्रश्न हैं जो काम के हैं और आए हुए हैं, ठीक है ना। चलो आवाज आ रही है सभी को, ऑडियो वीडियो क्लियर है सब तरीके से, कोई भी चीज की दिक्कत है तो कमेंट करेंगे मेरे भाई, कोई चीज की दिक्कत नहीं। चलो देखो मेरे भाई, चलो देखो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निषेचन। तो निषेचन होता क्या है मेरे भाई, निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कोई भी जब भ्रूण बनेगा, कोई भी जनक जीव बनेगा, जब हम देखेंगे कि लैंगिक जनन में जब भी कोई जीव बनेगा, तो वो क्या, कौन सी प्रोसेस से गुजरेगा, कौन से प्रक्रम से गुजरेगा, निषेचन के प्रक्रम से। अब ये निषेचन का मतलब क्या है गुरुजी, इसका मतलब है मेरे भाई संयुग्मन, संयोजन या जुड़ना एक तरीके से। तो कौन कौन जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा मेरे भाई मादा का तो अंडाणु और नर का शुक्राणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों जुड़ेंगे, जब दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद में क्या बनेगा मेरे भाई, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और उस युग्मनज से ही क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। चलो हम लिखते हैं एक एक करके, आज मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे भाई, निषेचन के बाद में निषेचन पढ़ेंगे। निषेचन के बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि रजोधर्म किस तरीके से होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखा दूंगा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसके बाद में, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक तो गर्भनाल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, गर्भनाल। गर्भनाल का मतलब जो तुम्हारे यहाँ नाभि से होकर जो बच्चे, तुमने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके एक इस तरीके से एक मांसपेशी जुड़ी हुई होती है अपनी माता से, ठीक है, जिसको डॉक्टर काट देता है। तो वो क्या करता है, वो जो माता का ब्लड होता है, जो मतलब जनक पीढ़ी होती है, या फिर हम बोले कि माता का जो जो भी महिला होती है या माता होती है, उसका क्या होता है मेरे भाई, उसके रक्त से, उसके ब्लड से किसको पोषण मिलता है, किसको न्यूट्रिशन मिलता है मेरे भाई, बच्चों को। किसको मिलता है, बच्चों को, ठीक है। चलो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बताओ, निषेचन। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई निषेचन की, ठीक है। हेडिंग डालेंगे निषेचन, और निषेचन में लिखेंगे, निषेचन लिखेंगे मेरे भाई, है ना। निषेचन में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे निषेचन। दिख रहा है सभी को, हेडिंग डालेंगे निषेचन। निषेचन में लिखेंगे मेरे भाई, निषेचन में लिखेंगे नर युग्मक शुक्राणु,
नरयुग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक शुक्राणु का संलयन या संयोजन निषेचन कहलाता है। दिख रहा है ना मेरे भाई सभी को? बताओ, दिख रहा है सभी को? लिखेंगे, निषेचन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे देखो, इसमें क्या होगा, नर युग्मक शुक्राणु, मतलब नर में कौन सा होता है? शुक्राणु होता है नर में। अंडाणु होता है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर अंडाणु नहीं होता, मादा में होता है अंडाणु। तो किस में होता है मेरे भाई? मादा में होता है। ठीक है, चलो ये यहां तक समझ में आ गया कि नर युग्मक शुक्राणु मेरे भाई जो देखो इस तरीके से, मतलब ये हमारा अंडा था, क्या था? अंडा। ठीक है, और एक क्या होगा हमारे पास? शुक्राणु होगा। क्या होगा मेरे भाई? शुक्राणु। शुक्राणु किस तरीके से था? इस तरीके से तुम्हारा शुक्राणु बना देता हूं, लो ऐसे समझ लो, ये शुक्राणु था तुम्हारा। ठीक है, ये इसकी इस तरीके से हेड हो गया इसका। ये शुक्राणु क्या करेगा, देखो समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से अपना शुक्राणु हो गया। ठीक है, ये शुक्राणु और ये अंडाणु, ये दोनों क्या करेंगे मेरे भाई? दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ने को ही क्या बोलते हैं अपन? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। ठीक है, ये सारा एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, FERTILAZATION, फर्टिलाइजेशन। ठीक है मेरे भाई, मतलब देखो स्पेलिंग में गलती हो गई तो कोई बात नहीं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION। ठीक है, ये होगी फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, चलो लिखेंगे अब इसमें, नोट डालेंगे मेरे भाई नीचे। इसमें क्या डालेंगे? नोट डालेंगे, नोट डालकर लिखेंगे। नोट डालेंगे और लिखेंगे मेरे भाई, नोट डालकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट डालकर, नोट डालकर लिखेंगे। ये तो नोट डालेंगे। में लिखेंगे गर्भाशय की भित्ति क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि जब निषेचन होता है ना मेरे भाई, तभी ये पता लगता है कि रजोधर्म, मतलब रजोधर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे संलयन हो गया, मतलब निषेचन की अगर प्रक्रिया हो गई, निषेचन की अगर प्रक्रिया हो गई, तो ऋतुस्राव नहीं होगा, रजोधर्म नहीं होगा, रजोदर्शन नहीं होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। ठीक है, चलो लिखेंगे गर्भाशय की भित्ति या दीवार मांसल वह स्पंजी हो जाती है। ठीक है, मांसल और कैसी हो जाती है? स्पंजी। ठीक है, लिखेंगे यह भ्रूण विकास के लिए जरूरी है। लिखेंगे लिखेंगे यह विकास के लिए जरूरी है।
भ्रूण विकास के लिए क्या है, जरूरी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मांसपेशियां, जब हम देख इस तरीके से हमने ये देखा था अपन ने, यहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी जो गर्भाशय की दीवार है वो क्या होती है, मांसपेशी, मतलब कैसी होती है, मांसल, मतलब मांस की तरह होती है। दूसरी बात स्पंजी, स्पंजी का मतलब होता है मेरे में गद्देदार, ठीक है। गद्देदार का मतलब कैसे समझोगे कि मतलब लचीली होती है, स्पंज की तरह। स्पंज का मतलब होता है फोम, आता है ना फोम वाला गद्दा, जिसको अपन ऐसे पिचकाते हैं, राखियों में आता था पहले तो ना, उसको ऐसे पिचकाते हैं तो ऐसे पिचक जाता है, ऐसे ही छोड़ते हैं वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, उसको बोलते हैं स्पंज, ठीक है। तो इसकी भी क्या होती है, ऐसी स्थिति होती है। इसको अपन जैसे अगर मान लो इसको अपन इस तरीके से दबाएंगे तो दब जाएगा, अपन छोड़ेंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये गर्भाशय की दीवारें इस तरीके से क्या होती है, मांसल होती है और कैसी होती है, स्पंजी होती है, मतलब गद्देदार होती है। और ये क्या आती है, भ्रूण के लिए आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि भ्रूण होगा जो इन्हीं से पोषण प्राप्त करेगा, बताया था मैंने। तुम बोलोगे हाँ सर, ऋतुस्राव वाली स्थिति में बताया था ना मैंने। हाँ, तो अब देखो क्या होगा मेरे भाई, अब यहां से क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। लेकिन अगर भ्रूण है ही नहीं, अगर भ्रूण है ही नहीं तो ये मांसपेशियों का क्या काम? तुम बोलोगे गुरुजी कोई काम नहीं है। अब जब मेरे भाई इनका काम ही नहीं है तो ये क्या करती हैं, एक महीने में ये वाली जो मांसपेशियां हैं ये टूट टूट कर क्या हो जाती है, योनि से बाहर आ जाती है। योनि मार्ग से कहां जाती है, बाहर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या फिर हम रजोदर्शन बोलते हैं, ठीक है, या फिर पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझाना चाह रहा था मैं। अब देखो चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, गर्भाशय की भित्तीय दीवार मांसल व स्पंजी हो जाती है, यह भ्रूण विकास के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। चलो अब लिखेंगे, यदि निषेचन नहीं होता। अब देखो इसमें लिखेंगे, ठीक है भैया, जरूरी तो है, लेकिन लिखेंगे यदि निषेचन नहीं होता, लिखेंगे यदि निषेचन नहीं होता यदि निषेचन होता है और युग्मनज का और युग्मनज का हिंट देखने दो। यदि निषेचन नहीं होता और युग्मनज का निर्माण, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे मेरे, क्या युग्मनज का निर्माण नहीं होता, का निर्माण नहीं होता है तो है भित्ति, ठीक है। देखो मेरे भाई, यदि निषेचन नहीं होता है या युग्मनज का निर्माण नहीं होता है तो क्या होगा, तो इस भित्ति की लिखेंगे, तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। अतः अतः है परत, अतः यह परत टूट कर योनि मार्ग से
रक्त व श्लेष्मा तो हम म्यूकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? म्यूकस। इसमें म्यूकस बोलते हैं, हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं। म्यूकस, ठीक है। अतः यह परत टूट टूट कर योनि मार्ग से रक्त व श्लेष्मा के रूप में क्या हो जाती है? योनि से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अतः यह परत टूट टूट कर योनि मार्ग से रक्त व श्लेष्मा के रूप में बाहर आ जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? बाहर आ जाती है। यह चक्र कितने दिन तक चलता है मेरे भाई? 1 महीने तक। लिखेंगे यह चक्र लगभग तब 1 महीने में आता है दोबारा, ये है ना। लिखेंगे चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। से क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। से ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या, इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, ये लिखेंगे मेरे, है ना। चलो, आओ या रजोधर्म, ठीक है। यहीं पे डाल के इसी में लिख लेंगे आगे, इस तरीके से तीर का निशान लगा के, और इसी में लिखेंगे मेरे भाई अभी, है ना। 50 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। ये साइकिल कब बंद हो जाता है? ये वाला जो रजोधर्म का है, ये कब बंद हो जाता है? 50 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो लिखेंगे 50 वर्ष की उम्र के बाद अलग मार्कर यूज, 50 वर्ष की उम्र के बाद 50 वर्ष की
उम्र के बाद लिखेंगे अंडाशय में अंडों का उत्पादन 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय में अंडों का उत्पादन अंडाशय में अंडों का उत्पादन क्या हो जाता है 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय में अंडों का उत्पादन बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म समाप्त हो जाता है। धर्म समाप्त हो जाता है। रजोधर्म समाप्त होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? रजोनिवृत्ति। समाप्त हो जाता है, हो जाता है से रजोनिवृत्ति कहते हैं। से रजोनिवृत्ति क्या कहते हैं मेरे भाई? रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। देखो ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी थी, अब मैंने लिखवा भी दिया है, चलो एक बार समझा भी देता हूं। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों का संलयन होता है, ये दोनों जुड़ते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। इसी को प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अच्छा नोट डालकर देखो मैंने क्या लिखवाया है। गर्भाशय की भित्ति दीवार मांसल व स्पंजी हो जाती है। कौन सी अवस्था में? जब भ्रूण मतलब जब क्या होता है मेरे भाई? जब बच्चा पैदा होता है उस स्थिति में, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले की जो स्थिति है, जब बच्चा मतलब बच्चा लगा ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या है? निषेचन हुआ ही नहीं है, तब जाके तब की स्थिति क्या होती है कि गर्भाशय की जो भित्ति जो दीवार है मेरे भाई वो मांसल व स्पंजी हो जाती है। यह भ्रूण विकास के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? भ्रूण विकास के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? भ्रूण विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता है या युग्मनज का निर्माण नहीं होता है तो इस भित्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। मतलब मेरे भाई जब भ्रूण लगेगा ही नहीं, बच्चा जब लगेगा ही नहीं, तो इस भित्ति की जरूरत क्या रहेगी? कोई जरूरत रहेगी क्या? नहीं सर, ये तो बेफालतू में रहेगी, तो ये क्या कहा, ये कोई काम आएगी क्या? तुम बोलोगे नहीं सर ये तो कोई काम नहीं आएगी। अतः क्या होगा? अतः यह परत टूट टूट कर योनि मार्ग से रक्त व श्लेष्मा, श्लेष्मा का मतलब होता है एक तरीके से मतलब जेली टाइप में, ठीक है? कैसे टाइप में? जेली टाइप में। मतलब जेली टाइप का मतलब ना तो ठोस और ना बिल्कुल द्रव, ठीक है? तो ऐसी स्थिति, तो रक्त व श्लेष्मा म्यूकस के रूप में क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय में अंडों का उत्पादन बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म क्या हो जाता है मेरे भाई? समाप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं मेरे भाई? रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब हम लिखेंगे प्लेसेंटा, जिसको हम गर्भनाल भी बोलते हैं, और एक नाम और है उसका जिसको हम बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा। तो लिखेंगे अपरा या प्लेसेंटा या गर्भनाल, तीनों चीज, ठीक है ना? ये तीनों एक ही नाम है। अब ये क्या होती है? इसमें लिखेंगे हम कि भ्रूण का एक ऐसा अंग होता है जो माता से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, और उसी के द्वारा क्या होता है मेरे भाई? रक्त का जो पोषण होता है वो भ्रूण को मिल पाता है। दूसरी बात क्या लिखेंगे इसमें
कि जो भी काम होता है, जो भी सारी चीजें होती है वो किसके द्वारा होती है, भ्रूण के द्वारा। मतलब जो भोजन हो या एनर्जी हो जो भ्रूण को मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी, इस प्लेसेंटा के द्वारा, इस अपरा के द्वारा, इस गर्भनाल के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि भ्रूण बोल देगा भाई माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको पोषण किसके द्वारा मिलता है। ठीक है, 4 नाम दे देगा, ध्यान रखना है किसके द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा, जिसको हम गर्भनाल भी बोलते हैं नाल गड़ाई। नाल गड़ाई का मतलब क्या होता है भाई, जो मतलब हमारे पास जो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर होता है, जैसे बच्चा होता है पैदा तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मिट्टी का वो लाते हैं, है ना, घड़ा तब क्या जो भी मतलब उसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब एक तरीके से पात्र होता है। ठीक है, उसको लेके आते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो भी बच्चे की जो नाड़ थी उसको काट कर उसमें रख दिया जाता है, फिर उसकी नाल गड़ाई की रस्म होती है। क्या होती है, नाल गड़ाई की रस्म होती है। ठीक है, अब देखो ये होती है, तुमने देखा ना, कहते सुना नहीं होगा, तेरी न्याय नाल कर रही है। कि अरे नाल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जिससे मतलब तुम्हें पोषण मिला है, जिससे तुम पैदा हुए हो, उसको मतलब क्या है, मतलब मेरे भाई उसको बोलते हैं हम क्या, नाड़, ओ नाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ नाड़ बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे इसी में, अपरा या प्लेसेंटा या गर्भनाल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा अंग जिससे भ्रूण को क्या मिलता है, माता के द्वारा पोषण मिलता है या माता के रक्त का पोषण मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, चलो सही से लिख लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं। चलो ठीक है, अब लिखेंगे मेरे भाई इसमें अपरा या प्लेसेंटा, लिखेंगे अपरा प्लेसेंटा लिखेंगे मेरे भाई यहां पे अपरा प्लेसेंटा गर्भनाल। ठीक है, प्लेसेंटा इसका मेरे भाई इंग्लिश का नाम है, किसका नाम है, इंग्लिश का। ठीक है ना, चलो ठीक है, अपरा प्लेसेंटा या गर्भनाल, तो लिखेंगे इसमें माता और भ्रूण के शरीरों में, लिखेंगे वह अंग वह अंग जो माता वह अंग जो माता व भ्रूण के, लिखेंगे माता व भ्रूण के शरीरों में, माता व भ्रूण के शरीरों के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना, वह अंग जो माता और भ्रूण के शरीरों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, लिखेंगे तथा जिसके द्वारा, तथा जिसके द्वारा, तथा द्वारा तथा जिसके द्वारा तथा जिसके द्वारा माता के
शरीर में लिखेंगे, एक बार रुकेंगे, तथा जिसके द्वारा माता के शरीर में स्थित के द्वारा 1 मिनट भाषा में लिखेंगे, के द्वारा भाषा में स्थित भ्रूण माता के रक्त का पोषण प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त द्वारा गर्भाशय में स्थित के रक्त का पोषण प्राप्त करता है। है इससे भ्रूण की वृद्धि हो, क्या होती है मेरे भाई, भ्रूण की वृद्धि होती है। क्या होती है मेरे भाई, वृद्धि होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को बताएंगे एक बार, क्या बताएंगे एक बार। देखो तुमने देखा होगा इस तरीके से, मान लो छोटा सा बच्चा है, देखो इस तरीके से मैं बना देता हूं। इस तरीके से कोई बच्चा है, ये बच्चे के यहाँ इस तरीके से अपने जो टोंड बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, टोंड बोलते हैं, उससे इस तरीके से एक वो जाती है, एक नली, क्या जाती है, एक नली जाती है। तरीके से इस तरीके से एक नली जाती है, जो कि कहाँ जुड़ी होती है मेरे भाई, वो जुड़ी होती है मेरे भाई इस तरीके से माता के पेट से जुड़ी हुई होती है मेरे, कहाँ जुड़ी हुई होती है, माता के पेट से। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा माता तो गुरु छोटी बना दी, अरे नालायक हो ये लो। ठीक है ना, ये क्या होते हैं मेरे भाई, माता से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन गर्भनाल, क्या बोलते हैं मेरे भाई, गर्भनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भनाल। ये चित्र बनाना नहीं है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, क्या बनाया मैंने, समझाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इस तरीके से ये होती है अपने क्या मेरे भाई, गर्भनाल होती है। आ गई बात समझ में, चलो चलो अब आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या, देखो ये समझ लेंगे, अपरा प्लेसेंटा गर्भनाल। ठीक है, वह अंग जो माता व भ्रूण के शरीरों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो कौन सा होता है वो, कौन सा होता है, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, गर्भनाल बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। तथा जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित, जो गर्भाशय है उसमें जो स्थित है कौन, भ्रूण,
वो माता के रक्त का पोषण प्राप्त करता है। भाई पोषण कैसे मिलता है उसको? रक्त से मिलता है, ब्लड से मिलता है। इसलिए तो तुमने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो तुम देखोगे कि माँ के शरीर में क्या आ जाती है? ब्लड की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? ब्लड की कमी आ जाती है। ठीक है, एक तो क्या होगा भाई, एक तो क्या है, ये पोषण प्राप्त करेगा तो रक्त की कमी आना ही है। तो डॉक्टर क्या बताता है मेरे भाई? पालक बता देता है, फिर टमाटर बता देता है, अनार बता देता है, चुकंदर बता देता है, ये सारी चीजें बता देता है। ठीक है, तथा जिससे भ्रूण की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो भ्रूण की वृद्धि किसके द्वारा होगी? किसके द्वारा होगी मेरे भाई? किसके द्वारा होगी? जो ये पोषण प्राप्त कर रहा है उसके द्वारा होगी। माध्यम कौन रहेगा? गर्भनाल रहेगी, प्लेसेंटा रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई और आगे लिखेंगे। आगे आप लिखोगे, देखो एक चीज मैंने करवा दी है वैसे तो, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। अब दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, एक इसमें मतलब इस अलग तरीके, मतलब अलग से उसको दोनों को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को। ठीक है, चलो इसमें देखता हूं, देखिए आ जाएगा कि नहीं आएगा। चलो आ जाना चाहिए मेरे भाई, आ जाएगा। छोटा कर लेंगे इसको थोड़ा सा ना। चलो देखेंगे लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। देखेंगे लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। देखेंगे लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। देखेंगे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कोई सा ही लिख लो, कोई बात नहीं, एक बात है ना। ये अलैंगिक जनन व व लैंगिक जनन के अब दोनों में अंतर करेंगे। अंतर के लिए मैंने बता रखा है, जब अंतर की पूछेगा तो किस तरीके से करना है ना, लिखेंगे अंतर में। ठीक है, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। देखो मेरे भाई रोज क्लास चलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, रोज क्लास चलेगी। बोलोगे सर आप ऐसे ही बोलते रहते हो, ये है वो है। मेरे भाई अब मैं सोच चुका हूँ कि मैं अब डेली क्लास लूंगा और डेली क्लास लगेगी मैं ना। अब देखो तुम्हारी बोर्ड्स की एग्जाम नजदीक आ रही है, मेरे भी मतलब दिमाग में चल रहा है, मैं सारी चीजें तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरे पास तो ना टाइम नहीं मिल पा रहा, कुछ चीजें प्रॉब्लम्स ऐसी आई हुई है, थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है। लेकिन तुम ये पक्की बात मानना कि तुम्हारी क्लासें चलेंगी। ठीक है, दो दो क्लासें भी चलने को चल सकती हैं, लाइव हुआ तो लाइव भी चलेगा। ठीक है ना, लाइव भी चलेगा मेरे भाई। चलो लिखेंगे लैंगिक अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, चलो लाइव कब चलेगा? लाइव चलेगा मेरे भाई जब तुम आदत, जब तुम्हारी एग्जाम लग चुकी होंगी अर्धवार्षिक, तो उसके बाद में क्यों चला रहे हो सर लाइव? इसलिए चला रहा हूं मेरे भाई लाइव, ताकि तुम क्या कर सको, उसके बाद में जो तुम पूरा रिवीजन कर चुके होंगे, तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहूंगा तो जितने भी तुम्हारे पिछले अगले पिछले जो भी डाउट है उनका तुम सीधा का सीधा मुझसे बातचीत कर सको, इसलिए मैं लेट ला रहा हूं। ठीक है, चलो लिखेंगे अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर। चलो अब इसमें लिखेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे अलैंगिक जनन और एक तरफ लिखेंगे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और यहाँ पे लिख देंगे लैंगिक जनन। लिख लेंगे मेरे भाई लैंगिक जनन लिख लेंगे। एक तरफ तो अलैंगिक और एक तरफ क्या हो जाएगा? लैंगिक हो जाएगा। चलो
क्या मेरे भाई? चलो ठीक है मेरे भाई, ये बन गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, अब देखो। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई, इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जीव भाग लेगा। पहला लिखेंगे, इसमें कलर चेंज कर लेता हूं लोग। लिखेंगे पहला, लिखेंगे इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ, कितने जीव भाग लेंगे, इसमें दो जीव। लिखेंगे इसमें, इसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। इसमें लिखेंगे में नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। में नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या होगा, इसमें जो जीव होंगे ना मेरे भाई, जो पैदा होंगे, उनमें विविधता नहीं पाई जाएगी, विविधता नहीं पाई जाएगी। देखो ये सारी चीजें तो मैंने करा दी, लेकिन इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो तुम्हें किस तरीके से लिखना है उसके लिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है ना, चलो लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें दूसरा, लिखेंगे दूसरा, इस प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती। क्या इसमें लिखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें तो विविधता नहीं पाई जा रही, इसमें क्या होगा, तुम बोलोगे कि इसमें विविधता पाई जाती है, तो लिखेंगे इस प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है मेरे भैया ना, विविधता पाई जाती है। ठीक है, विविधता नहीं पाई जाती। तो तीसरा बताओ, तीसरा क्या अंतर था, तीसरा लिखेंगे इसमें युग्मक का निर्माण होता ही नहीं है, जबकि इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो तीसरा लिखेंगे इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता।
में युग्मक का मान होता है। क्या इसमें लिखेंगे युग्मक का मान होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसमें जनन और संतति में, जनक और संतति में लिखेंगे, इसमें जनक और संतति में है ना सभी को। लिखेंगे इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है। में जनक व संतति में जनक व संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे इसमें केवल आनुवांशिक समानता पाई जाती है। ठीक है, लिखेंगे इसमें केवल आनुवांशिक रूप से समानता पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, आनुवांशिक रूप से समानता पाई जाती है। ठीक है, लिखेंगे और शारीरिक रूप से क्या पाई जाएगी, इसमें विविधता। तो लिखेंगे इसमें इसमें केवल आनुवांशिक रूप से समानता पाई जाती है तथा तथा शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। तथा 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 शारीरिक रूप से विविधता पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए पहली बात तो, और अगर है तो बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ किसी को।
दिख रहा है ना सभी को? बताओ, सभी को दिख रहा है मेरे भाई? चलो देखो, निषेचन बता दिया था मैंने। यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, तो अलैंगिक जनन इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती। इसमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें जनक व संतति में पूर्ण समानता होती है, मतलब शारीरिक रूप से भी और आनुवांशिक रूप से भी। लेकिन इसमें आनुवांशिक रूप से तो समानता पाई जाती है, लेकिन शारीरिक रूप से विविधता पाई जाती है। जैसे हम हैं तो हमारे जो डीएनए है, हमारा जो आनुवांशिकी जो पदार्थ है कौन है? डीएनए। तो वो डीएनए क्या हो सकता है? हमारे माता पिता से मैच खा सकता है, हमारे माता पिता से मिल सकता है, और वो मिलेगा पूरा का पूरा मिलेगा, मतलब 101% मिलेगा अगर तुम्हारे ही माता पिता है तो। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। लेकिन शारीरिक रूप से समान है क्या? क्या मुझे देखकर कोई मेरे पापा का नाम ले सकता है क्या? क्या फिर मतलब अपन भाई कोई भी आदमी है तो वो एक जैसे थोड़ी है? वो सब आदमी पूरे के पूरे इस संसार में जितने भी हैं वो एक समान नहीं है, अलग अलग है। तुम देखोगे कि मतलब हर चेहरा अलग है, हर चेहरा अलग है। एक भी कोई ऐसा लगता है कि यार ये बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो ऐसा है, तुम कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है ना? तो शारीरिक रूप से तो विभिन्नता पाई जाएगी, लेकिन अनुमानसिक रूप से क्या पाई जाएगी मेरे भाई? क्या पाई जाएगी? बताओ, क्या पाई जाएगी? समानता। अनुमानसिक रूप से समानता और शारीरिक रूप से विविधता। कौन से जनन में? लैंगिक जनन में। ठीक है मेरे भाई, बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चलो। ये लो मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। आवाज आ रही है ना मेरे भाई सभी को? चलो आगे लिखेंगे भाई। अब हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई, अब हम रोगों के बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई। जब जनन तंत्र की बात की है तो जनन जो रोग होंगे, जनन के कारण जो रोग होंगे, मतलब उनको बोलते हैं यौन संचारित रोग। क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग। तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई। चलो हेडिंग डालेंगे। ये तो तुमने कर ही लिया था ना, इसको हटा दूंगा मैं। डालेंगे मेरे भाई। चलो देखो मेरे भाई, ज्यादा सीधी। चलो लिखेंगे यौन संचारित रोग। क्या लिखेंगे? यौन संचारित रोग या लैंगिक संचारित रोग लिखेंगे। लिखेंगे मेरे भाई लैंगिक संचारित रोग। हेडिंग डालेंगे लैंगिक संचारित रोग। ठीक है, डालेंगे हेडिंग लैंगिक संचारित रोग।
इनको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना, मतलब जो सेक्स के द्वारा जाती है, इनको बोलते हैं लैंगिक संचारित रोग या यौन संचारित रोग, है ना। चलो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, लैंगिक संचारित रोग। लैंगिक लैंगिक संचारित रोग, ठीक है। इसमें लिखेंगे, मतलब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, इंग्लिश को बोलते हैं इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना मेरे भाई। चलो इसमें लिखेंगे यौन संबंध, लिखेंगे यौन संबंध, यौन संबंध, ठीक है। लिखेंगे यौन संबंध के बाद में लैंगिक संयोजन, इसको बोलेंगे क्या, लैंगिक संयोजन, ठीक है। तो यौन संबंध या लैंगिक संयोजन के द्वारा जो रोग होते हैं उनको बोलते हैं लैंगिक संचरित रोग या फिर यौन संचरित रोग, ठीक है ना। तो यौन संबंध या लैंगिक संयोजन से होने वाले यौन संबंध या लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रामक रोगों को लैंगिक संचरित रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, यौन संचरित रोग या लैंगिक संचरित रोग कहा जाता है। क्या इसी में लिख लो, चलो लैंगिक या यौन संचारित रोग कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब लिखेंगे प्रमुख लैंगिक संचरित रोगों के नाम, मतलब किन किन के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं ऐसे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मेरे भाई आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।
तो 3 प्रश्न चाहिए ही नहीं थे, इसलिए मैंने दिए नहीं। ठीक है, चलो बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या आ सकता है मेरे भाई, सब कुछ आएगा। अर्धवार्षिक जो तुम्हारी परीक्षाएं होंगी ना मेरे भाई 20 नवंबर से जब भी हैं, तो उसमें सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, मतलब सब कुछ आएगा। ये प्रश्न तुमने लिख लिए थे, लिख लिए थे तुमने, चलो ये लिख लिए थे ना तुमने, लिख लिए थे तो कोई बात नहीं, तो नहीं लिखे थे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रख लेंगे। ठीक है ना, चलो क्योंकि पढ़ने का काम तो है नहीं, रखने का ही काम है। ठीक है मेरे भाई, ये आगे चलो, के बाद में लिखना है तो तुम्हें ये लिख लो भाई। चलो तुम्हें फिजिक्स के भी देने लग जाऊं पीछे के, चलो ठीक है। देखो पहला प्रश्न लिख लेंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है मेरे भाई, प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, करने वाले कारकों को समझाइए, करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 12 से 13 लाइन लिखनी है। ठीक है, और समय है मेरे भाई इसके लिए तुम्हारे पास 5 मिनट। ठीक है, चलो दूसरा लिख लो तुम, दूसरा क्या लिखोगे, शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति का सूत्र लिखिए, तथा एक घर का उदाहरण देकर उसमें उपभोग की गई शक्ति की गणना कीजिए। उदाहरण ले लेना है, तुम्हें मान लेना है कि 5 पंखे और 5 ट्यूबलाइट है। ठीक है ना, इतनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 5 फैन, 5 फैन के अलावा क्या है मेरे भाई, 5 फैन है, 5 ट्यूबलाइट है। अरे तुम खुद के हिसाब से मान लेना, ठीक है ना, खुद के हिसाब से किया क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपने पास 5 फैन है 60 वाट के, 2 अपने पास कूलर है, ये मान लिए मैंने अपने पास है ये 300 वाट के, 100 वाट के। ठीक है, 2 कूलर ही कितने के हैं, 300 वाट के, मतलब एक कितने का है, 150 का। 5 फैन है कितने के, 60 के। ठीक है ना, मतलब 60 के कितने हो जाएंगे, 60 वाट का, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ फैन कितने का है, 60, और क्वांटिटी कितनी है मेरे भाई, मतलब लिख देता हूँ नग, नग कितने हैं मेरे भाई, 5 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं नग, नग लिख देता हूँ मैं, इसमें कितने 2 है। ठीक है, और 5 बल्ब लिख देता हूँ, 5 बल्ब, मतलब बल्ब की जो बल्ब है वो अपने पास कितने कितने के हैं, 100 वाट के। कितने हैं मेरे भाई, मैंने लिख दिया, मतलब 3 है। इनकी तुम्हें क्या करनी है, गणना करनी है। इसका सूत्र, इसका कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे भाई कितने का, 4 नंबर का है। ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या करना है इसमें, 4 नंबर का है, कितने मिनट में करोगे, 5 मिनट में करोगे, और इसके लिए जो लाइन होंगी वो होंगी 13 से 15 लाइन। ठीक है, ये यही प्रश्न 2 ही। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। चलो।